तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं लेकर आया हूं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का क्रैश कोर्स। देखिए ये क्रैश कोर्स लगभग कहने के लिए है, लगभग मैं सारे सिलेबस को इसमें कवर करूंगा। बस ओनली एग्ज़ाम के पर्पज़ से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी मैं बताऊंगा जो कंपटीशनों में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मल्टीपर्पज़ वीडियोज़ होने वाला है। दोस्तों आप इसको ज़रूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही वीडियोज़ का जो क्रम है, कंटिन्यूटी है, वो बनी रहेगी। आप बस लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए, तो इसकी लगातार कंटिन्यूटी बनी रहेगी। दोस्तों सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वैद्युत मशीनों का सामान्य सिद्धांत। इसका मतलब क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट जो होते हैं मशीनों के, केवल उनका जनरल कॉन्सेप्ट हमको यहाँ स्टडी करना है। उनके अंदर जा कर के उसका डीपली हमें स्टडी नहीं करना, केवल जनरल हमें उसके बारे में जानना है, बस इतना समझिए। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मशीन होता क्या है। देखिए मशीन ऐसी रोटेटिंग डिवाइस होती है जो एक प्रकार की एनर्जी को दूसरी प्रकार की एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। जैसे आपका फैन है, फैन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फैन क्या है, मशीन है। अब उस मशीनों में बहुत सारे ऐसी मशीन हैं जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई का या तो इनपुट लेती हैं या तो आउटपुट देती हैं। तो जो भी मशीन है इलेक्ट्रिकल सप्लाई या तो इनपुट में लें या उसका आउटपुट करें, कोई भी एक काम करती हैं अगर, तो वह इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाती हैं। सीधी सी बात, अगर वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे वर्क कर रही हैं तो सीधा सा मतलब है कि वो इलेक्ट्रिकल मशीन है। ठीक है, अगर वो एसी सप्लाई पे वर्क कर रही हैं तो एसी मशीन है, अगर डीसी सप्लाई पे वर्क कर रही हैं तो वो डीसी मशीन है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करें कि जनरेटर क्या होता है, तो जनरेटर का आपने सिद्धांत तो इतना तो आपने पढ़ा ही होगा अब तक कि जनरेटर होता क्या है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। बहुत सिंपल से इसका डेफिनेशन है। अगर जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी लेकर के डीसी सप्लाई देता है तो वो डीसी जनरेटर कहलाएगा। अगर जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी लेकर के एसी सप्लाई दे रहा है तो वो एसी जनरेटर कहलाएगा। एसी जनरेटर का एक दूसरा नाम है, जैसे किसी का नाम इंटू चिंटू और बहुत सारे नाम होते हैं, वैसे एक नाम एसी जनरेटर का एक और भी है जिसको हम अल्टरनेटर भी कहते हैं और सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। सब चीज़ें हम आगे स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बस हम जनरल आइडियाज़ आपको हमने बताया कि जनरेटर होता क्या है। तो सीधे वो मैकेनिकल एनर्जी लेता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब रोटेशनल एनर्जी लेता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। सिंपल सा है। अगर मोटर के डिफिनीशन की हम बात करें तो मोटर क्या है, मोटर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपका पंखा है, तो पंखा क्या करता है, स्विच को हम ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में, रोटेशनल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो पंखा क्या हो गया, एक मोटर हो गया। सिंपल सी बात है। लेकिन जनरेटर की बात करें तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी लेता है। जनरेटर से ही तो हमारे घर तक सप्लाई आती है। उसका सिद्धांत क्या है, जनरेटर के ही प्रिंसिपल पे घर तक हमारी सप्लाई आती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा पानी गर्म करता है, बहुत ज़्यादा पानी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कोयलों के थ्रू क्या करता है, बहुत ज़्यादा पानी गर्म करता है, फिर उसके वेपर को हाई प्रेशर से स्टीम टरबाइन में भेजता है। तो टरबाइन के ब्लेड पर जब हाई प्रेशर से वेपर जाती हैं तो उसको घुमाती हैं, तो आपका टरबाइन जब घूमता है तो उसी से सॉफ्ट के कपलिंग के थ्रू जोड़ देते हैं जनरेटर को, एसी जनरेटर को जोड़ते हैं। तो एसी जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जनरेट करता है, क्योंकि उसको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही होती है। तो वही इलेक्ट्रिकल सप्लाई बहुत पर्याप्त नहीं होती है, मैक्सिमम 11,000 वोल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 33,000 वोल्ट, इससे ज़्यादा जनरेट नहीं कर सकती है। हम ट्रांसफार्मर लगा के उसको लाखों में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका ट्रांसमिशन करते हैं। दोस्तों तो हमने टीडीपी में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे क्या होता है। वहाँ जो सप्लाई, जो जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं जहाँ सप्लाई देती हैं उसको पावर ग्रिड कहते हैं। ग्रिड क्या होता है, एक नंबर ऑफ सब स्टेशन का कलेक्शन होता है। बहुत सारे जो जनरेटिंग स्टेशंस हैं एक जगह पे कनेक्ट होते हैं, समझ रहे हैं ना, उसी को हम पावर ग्रिड कहते हैं। अगर एक ही जनरेटिंग स्टेशन से हम बेस्ड हो जाएंगे तो उसके मेंटेनेंस के टाइम में क्या करेंगे बताइए। तो बहुत सारे जनरेटिंग स्टेशंस एक ये जगह पे क्या होते हैं, आके कनेक्ट होते हैं, उसको इंटर कनेक्टेड सिस्टम कहते हैं, उसी को पावर ग्रिड कहते हैं। पावर ग्रिड से सप्लाई चारों ओर प्राइमरी ट्रांसमिट करती है। साउथ एरिया में साउथर्न, नॉर्थ एरिया में नॉर्थर्न, ऐसे ईस्टर्न, वेस्टर्न, ये चारों डायरेक्शन में क्या होती है, पावर ग्रिड सप्लाई करता है। जो आप टावर्स देखते हैं खेतों में, पावर ग्रिड से ही वो सप्लाई लेता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन ही करता है वो।
समझ रहे हैं। इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ बताने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जब मैकेनिकल एनर्जी मतलब एक प्रकार का रोटेशनल एनर्जी जब जनरेटर को हम देते हैं तो उसको वो कन्वर्ट करके क्या दे देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देता है। ठीक है, अगर एसी देगा तो एसी जनरेटर, डीसी देगा तो डीसी जनरेटर। मोटर क्या करता है, जब उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो उसको किस में बदल देता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप एसी देंगे तो एसी मोटर कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर डीसी देंगे तो वो डीसी मोटर कहलाएगा। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, एक डिफिनीशंस है। ठीक है, जिसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि डीसी मशीन क्या है, डीसी जनरेटर की प्रारंभिक अवधारणा को समझाइए। ठीक है, व्हाट इज़ द एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी जनरेटर, व्हाट इज़ द डीसी जनरेटर फर्स्ट एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी जनरेटर। तो इसका प्रारंभिक अवधारणा मतलब इनिशियल कॉन्सेप्ट है, वास्तव में ये चीज़ है क्या। जैसे अगर हम पूछें कि आप अपना जनरल इंट्रो दीजिए, अपना नाम बताएंगे, फादर का नाम बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन बताएंगे। लेकिन अगर हम आपसे अंदर की बातें पूरा डिटेल पूछें तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड और सारी चीज़ें बहुत कुछ बताने को होती हैं। तो हमें यहाँ बहुत कुछ जनरेटर का नहीं बताना है, जनरेटर के बारे में केवल उसका परिचय आपको लेना है, वो करता क्या है, कैसे करता है, बस। इसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे वहाँ हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन्स, डीसी मशीन का सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसके अंदर जाएंगे, एक एक चीज़ को अच्छे प्रकार से समझेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज जनरेटर, तो आप बताएंगे कि जनरेटर वह इलेक्ट्रिकल मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब उसका जो दूसरा क्वेश्चन है कि डीसी मतलब वैद्युत जनरेटर का एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट को समझाइए। अब उसका आप आंसर कैसे देंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे होता क्या है, दो मैग्नेट होते हैं, ये आपके स्टैटिक मैग्नेट होते हैं, ये मशीन के स्टेटर पे लगे होते हैं। स्टेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। मशीन के हमेशा देखिए दो भाग होते हैं, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। स्टेटर क्या होता है, जो स्थिर भाग होता है, यानी कि जब मशीन आप देखते हैं तो देखते ही आपको जो भाग आपको नज़र में आता है वो उसका स्टेटर होता है। जो उसका आवरण है, जो उसका ढांचा है, वही तो स्टेटर है। वो रोटेशन, उसमें रोटेशन नहीं होता, उसमें रोटेशन नहीं होता है। लेकिन जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट क्या है, रोटर है, उस पर हम आर्मेचर को रखते हैं, इसको हम स्टेटर पे रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक साइड होता है एन, ये साइड होता है एस। आप ये जानते हैं कि कभी भी मैग्नेट को अलग अलग नहीं किया जा सकता। आपने पढ़ा है कि जब किसी परमानेंट, देखिए जब किसी मैग्नेट को हम तोड़ते हैं तो पुनः एन और एस में कन्वर्ट होता है, कभी अलग अलग उसका नहीं हो सकता। लेकिन ये सिद्धांत परमानेंट मैग्नेट के लिए है, न कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। यहाँ हम जो मैग्नेट यूज करते हैं ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, देखिए जब किसी सिलिकॉन इस्पात या सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सिलिकॉन इस्पात क्या है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, जब किसी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जब तक उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन जब उसको उसमें से हटाते हैं तो फिर वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं टेम्पोररी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन जब हम किसी ऐसे मटेरियल को, जैसे कोबाल्ट स्टील हो गया, एल्निको हो गया, टंगस्टन स्टील हो गया, ऐसे मटेरियल को जब किसी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, और फिर उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से हटा भी लें फिर भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खोता नहीं है, लॉस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, परमानेंट मैग्नेट। तो यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं, ना कि परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ऐसा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हटाते ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। अब सिंपल सा यह बात कह सकते हैं। ठीक है, या जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है, वही बात हुई, मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तब तक ही मैग्नेटिक फील्ड ये रिप्रेजेंट करता है, अदरवाइज ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो आप मैग्नेट लगे हुए हैं ये दोनों आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट ही हैं।
ठीक है। यहाँ पे N, यहाँ पे S कैसे है ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप इस तरह से मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो तरीका ठीक नहीं है, तरीका गलत है, इससे आपके नंबर्स कट सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम किताबों में ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है N और S को, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो होता क्या है कि हमारा जो प्रोसेस है ये गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पहले हम ये समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ आप जो देख रहे हैं, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये आपने तार लपेटा, यहाँ पे तार लपेटा, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। जो आप सिंपल तार लपेटते हैं इसको बोलते हैं क्या, सोलेनॉइड, ठीक है। इसको सप्लाई जिसको हम दे रहे हैं। अब इस सोलेनॉइड के अंदर हमने एक मैग्नेट डाल दिया है, मैग्नेट नहीं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जैसे सिलिकॉन इस्पात इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपको ऐसे नहीं मालूम तो ऐसे अपने जो फिंगर्स हैं, राइट हैंड फिंगर्स, उसको करंट के डायरेक्शन में कर्ल कीजिए तो हमेशा थंब जो होगा ना, थंब हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि थंब हमेशा N साइड को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल करके यहाँ आ रही हैं, ठीक है, यहाँ से निकल करके यहाँ। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ जाएगी, N से निकल के S, और अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा S से N की ओर जाती हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ही यहाँ भी N से निकल के S की ओर, अंदर हमेशा S से निकल करके N की ओर मैग्नेटिक फील्ड जाती है। यानी कि N पोल से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होती है और S के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होती है, मतलब बाहर निकलती है N पोल से, अंदर जाती है S पोल की ओर। तो अब जो हुआ क्या कि अब इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो आपने मैग्नेटिक मटेरियल रखा है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। कब तक, जब तक इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब तक। तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जब किसी को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जब तक उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब तक वो मैग्नेटाइज होता है, और फिर जब मैग्नेटिक फील्ड से हटाते हैं तो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अब इसी के डायरेक्शन में भी मैग्नेटाइज हो गया, इसके भी पोलैरिटी यहाँ N हो गया, यहाँ पे S हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ से करंट बाहर आ रही है, फिर यहाँ से अंदर चली जा रही है, फिर यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ से अंदर। तो करंट जहाँ से बाहर आ रही है ना उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ करंट अंदर जा रही है सरफेस के उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट का मतलब नोक, ठीक है, तीर का नोक, तीर का नोक, तीर आपकी ओर आ रहा है तो उसका नोक ही आपको दिखाई देगा ना। तो तीर आपकी ओर आ रहा है यानी कि करंट आपकी ओर आ रहा है तो वहाँ डॉट होगा। और जब आप करंट तीर आपकी ओर आ गया तो पीछे से आप क्या देखेंगे, तो इसका क्रॉस देखेंगे, यानी कि इसका पूंछ देखेंगे, पूंछ देखेंगे, यानी कि जब आपका तीर टारगेट को क्या कर दिया, अटैक कर लिया, इसका पिछला सिरा आपको दिखाएगा। मतलब जब करंट सरफेस में इंटर कर गई तो वहाँ क्रॉस होगा, और जब बाहर निकलती है तो वहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा। तो क्रॉस डॉट नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आगे आप पढ़ेंगे डीसी मशीन के बारे में तो आपको क्रॉस डॉट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में ये आ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया है। अभी हम इसके सिद्धांत पे नहीं जा रहे हैं, अभी इसका सिद्धांत समझाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले आप इन चीज़ों को जानिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम तार ना दिखा करके अगर इसको हम ऐसे दिखा दें, जितना ऊपर डॉट उतना नीचे क्रॉस, तो ये बातें हमें बता रहा है कि करंट यहाँ से निकल के यहाँ इंटर कर रही है, निकल के इंटर कर रही है, निकल के इंटर कर रही है, निकल के इंटर कर रही है, ठीक है। अब इसकी पोलैरिटी कैसे बनती है, आपने यहाँ पे देखा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है, N से बाहर निकलता है और S से अंदर की ओर जाता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंटर कर रहा है मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, तो जहाँ से इंटर करता है वो पोलैरिटी क्या होती है, S होती है। जहाँ से इंटर करता है, यहाँ से इंटर कर रहा है अंदर तो S हो गई। जहाँ से आउटवर्ड, जहाँ से करंट बाहर निकलता है वो क्या होता है, N होता है, ठीक है। ये तो क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए हमने दो मैग्नेट का टुकड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है।
अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो जब करंट फ्लो करवाएं तो यहाँ पे डॉट होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा, सिंपल सा मैटर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन हम देखेंगे अपने राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में जब कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन आप देखेंगे तो मटेरियल के अंदर फ्लक्स जा रही है। तो मटेरियल के अंदर फ्लक्स कहाँ से जाती है, यस से जाती है। जैसे आपने यहाँ देख रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन यस से अंदर की हो जा रही है, तो पोलैरिटी क्या बन गई आपकी, यस बन गई। अब यहाँ पे आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को जब कर्ल करेंगे ऐसे मोड़ेंगे जैसे, अब फिर जब जो आपका थंब होगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स आपको क्या निकल रही है, आउटवर्ड हो रही है। यानी कि ये पोलैरिटी ये आपका पोल क्या बन गया, एन बन गया, ये पोल क्या बन गया, यस बन गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये दोनों पोल जो है एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली क्या है, कनेक्टेड है। ये दोनों पोल आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। तो इसलिए इसको हम सिंपल ऐसे नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे हम डॉट और नीचे क्रॉस, जितना ऊपर डॉट होगा उतना ही नीचे क्या होगा, क्रॉस होगा। ऐसे डॉट, ठीक है, और नीचे यहाँ पे उतना ही क्रॉस। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डॉट क्रॉस जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से करंट निकल रहा है, इंटर हो रहा है, निकल रहा है, इंटर हो रहा है, निकल रहा है, इंटर हो रहा है, निकल रहा है, इंटर हो रहा है। किताबों में सिंपल ऐसे फिगर बना दिया हुआ है। ठीक है, जो गलत है इस पर नंबर कटते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं नंबर कहाँ से कट रहे हैं, जबकि ये जो चीज़ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिकली आपस में कनेक्टेड हैं, तब ये एन और एस अलग अलग हो रहा है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करेंगे तो ये रिप्रेजेंट होगा कि आपने परमानेंट मैग्नेट को ही अलग अलग कर दिया है, क्योंकि यहाँ ने आपने डॉट क्रॉस साइन नहीं रिप्रेजेंट किया है। तो इससे ये निकल रहा है कि कोई करंट इसमें फ्लो हो ही नहीं रही है, मतलब परमानेंट मैग्नेट है। अपरमानेंट मैग्नेट अलग अलग हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। उसको जितना ही काटेंगे उसमें पोलैरिटी बनती जाएगी। कहानी बहुत अंदर की बात है, क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है, सब आगे हम धीरे धीरे जरूर बताएंगे। हाँ, जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल या ट्रिपल EM हम पढ़ाएंगे तो वहाँ इसको बहुत डिटेल समझाएंगे कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, डोमेन थ्योरी क्या है, इंटरमॉलिकुलर थ्योरी क्या है, एटॉमिक थ्योरी क्या है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक एक ही होता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ बस सिंपल समझिए हम जो बताना चाह रहे हैं, या बन गया पोलैरिटी या नहीं बन गया यस। जब यह मैग्नेट आपने यहाँ पे रख दिया है अब इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो जाहिर सी बात है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है एन से एस की ओर जाएगी, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये लाइनें खींचेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स कहते हैं। जितनी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन इस प्लेन से होके पास होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ये सब मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स हैं, ऊपर जितनी भी आपको दिख रही हैं ना, ये सब मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, ये सब मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं इस प्लेन से होकर पास हो रही हैं, इनके परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर नहीं, जो इस प्लेन से हो करके पास हो रही हैं उसी को ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए खींची जाती हैं। जैसे मैग्नेट बन गया, अब कहाँ तक इसका मैग्नेटिक एरिया है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कहाँ तक अपनी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। यहाँ मैग्नेट रख देंगे तो अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, यहाँ रख देंगे तो क्या अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा। इसको हम बहुत दूर रख देंगे, दूसरा कोई मैग्नेट बहुत दूर रख रहे हैं तो क्या उसको अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, नहीं करेगा। कहाँ तक करेगा, उसको मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन यानी कि चुंबकीय बल रेखा से हम क्या करते हैं, जहाँ तक चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं वहाँ तक जो है ये अपना मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है, वहाँ तक दिखाता है, उसके बाहर नहीं दिखाता है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक क्यों, क्योंकि कभी भी मैग्नेट आप रखेंगे तो ये रेखाएं दिखती नहीं हैं, कल्पना करते हैं यहाँ पे रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर CGS में आप देखेंगे कि यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का CGS में यूनिट गॉस होता है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बताया कि CGS में इसका गॉस होता है, SI सिस्टम में वेबर होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इसको आगे अब स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट अब हम आपको बता रहे हैं। अब ध्यान में देखिएगा कि फैराडे साहब ने हमें बताया था जब किसी कंडक्टर से कोई फ्लक्स चेंज होता है,
कंडक्टर से फ्लक्स चेंज होने का मतलब जब कंडक्टर से फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, कंडक्टर के संपर्क में जो फ्लक्स हैं जब उसकी वैल्यू बढ़ती है या घटती यानी कि फ्लक्स चेंज होते हैं तो कंडक्टर में EMF उत्पन्न हो जाता है, मतलब वो फोर्स उत्पन्न हो जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। वो फोर्स, वो एनर्जी जनरेट हो जाती है जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करती है फ्लो होने के लिए। ठीक है, कब जनरेट होती है, जब इस फ्लक्स से, इस कॉइल से फ्लक्स जब चेंज होता है, जब कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में क्या उत्पन्न हो जाएगा, EMF उत्पन्न हो जाएगा। तो जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो इसमें EMF उत्पन्न हो गया, यानी कि इसमें वोल्टेज बन गया। करंट तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक यहाँ लोड नहीं देंगे। तो यहाँ हमने यहाँ पे एक लोड दिखा दिया है, चाहे बल्ब लगा दीजिए चाहे कुछ भी लगा दीजिए, लोड जब दिखाएंगे, लोड दिखाते ही इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसका नेचर क्या होगा, AC होगा। हमने अब इसको चाहे तो DC में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्प्लिट रिंग लगा करके। हम AC लेते हैं स्लिप रिंग लगा करके। ये सब बातें अंदर की हो गई, अंदर मतलब इसके अंदर की बातें हो गई। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, हम मशीनों के सिद्धांत, जब इसी मशीन का सिद्धांत पढ़ाएंगे वहाँ पे हमने क्या बताया, केवल हम जनरल आइडियाज़ इसका ले रहे हैं कि कैसे फ्लक्स कॉइल से चेंज हो रहा है, कैसे उसमें EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, EMF जब इंड्यूस्ड हो रहा है तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है। हम केवल आपके जनरल आइडियाज़ इसका हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अब क्या है कि आपने देख लिया कि करंट इसमें फ़्लो होने लगा। क्यों फ़्लो हुआ, क्योंकि ये कंडक्टर इस फ्लक्स में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जब फ्लक्स इस कॉइल से चेंज हो रहे हैं, जब फ्लक्स इस कॉइल से चेंज हो रहे हैं, इसमें करंट फ्लो होने लगा। आप कहेंगे सर करंट इसी डायरेक्शन में क्यों फ्लो हुआ, इसका डायरेक्शन ऐसे ही क्यों हुआ, इसका डायरेक्शन ऐसे क्यों नहीं हुआ। सोचा जा सकता है इस पॉइंट पे कि डायरेक्शन आपने ऐसे ही क्यों रिप्रेजेंट किया है, जबकि डायरेक्शन ऐसे होकर के ऐसे आपने दिखाया है। यहाँ पे कैसे दिखाया आपने, ऐसे दिखाया है, ऐसे दिखाया है। करंट का डायरेक्शन ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसे ही होगा। क्यों होगा, हम इसके बारे में जानेंगे समझेंगे अभी इसी वक्त। देखिए हमने क्या किया, इस कंडक्टर को रोटेट कराया, किसके द्वारा, एक प्राइम मूवर के द्वारा। हमने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की है। प्राइम मूवर क्या हो सकता है, टरबाइन भी हो सकता है, डीजल इंजन भी हो सकता है। जनरली घरों में जो शादी विवाहों में हम ले आते हैं जनरेटर ठेल के खींच के, उसमें डीजल इंजन ही एज ए प्राइम मूवर काम करता है। ठीक है, डीजल इंजन में तेल भरते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, थक 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 4 स्ट्रोक में वो स्टॉप हो जाता है। कपलिंग के थ्रू हम इसी शाफ्ट को उससे जोड़ देते हैं, अब ये भी रोटेट करने लगता है। वो जनरली किधर हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिधर हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं उधर ही रोटेट करता है। ये एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी कौन सी, एंगुलर। एंगुलर मतलब क्या, जो वेलोसिटी एंगल बनाए। ठीक है, जो वेलोसिटी एंगुलर से, एंगल से रिप्रेजेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी, वो ओमेगा होता है। ठीक है, अब जब ये घूमने लगेगा तो इफेक्ट ऑलवेज अपोज द काज, ये लेंज का नियम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंड्यूस्ड EMF ही उसी काज का अपोज करे जिससे वो जनरेट होता है। कोई भी चीज़ अगर इंड्यूस्ड हो रही है तो हमेशा वो अपने काज का अपोज करेगी, चाहे वो EMF हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क हो। ठीक है, अब देखिए जब ये रोटेट करेगा तो फ्लक्स इससे चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा। आपने पढ़ा है कि जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख करके जब उसमें करंट फ्लो करवाया जाता है तो उस पर एक टार्क भी अप्लाई होता है। अब बताइए, जब इसमें करंट आ गया तो इस पर एक टार्क भी अप्लाई होगा। वो जो टार्क इस पर अप्लाई होगा वो इंड्यूस्ड हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो हमेशा अपने काज का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क इस मैकेनिकल टार्क से इंड्यूस्ड हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क इस मैकेनिकल टार्क का क्या करेगा, अपोज करेगा। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क का जो डायरेक्शन है वो मैकेनिकल टार्क के अपोजिट होता है। यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया होगा कि TE को हमने TM के अपोजिट क्यों दिखाया है, क्योंकि इसमें करंट आ गया। और जब कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगता है तो ये टार्क इंड्यूस्ड हो जाता है। भाई क्यों इंड्यूस्ड हो जाता है, इसके बारे में हम मोटर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे टार्क आता कहाँ से है। ठीक है, अब देखिए चूँकि इस टार्क से ये मैकेनिकल टार्क ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए फिर भी आपका जनरेटर इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है, लेकिन ये टार्क इसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है,
ये चीज़ हो गया। अब यहाँ देखो फ्रिक्शनल टार्क, भाई जब रोटेट करेगा किसी बियरिंग में तो कुछ फ्रिक्शन भी आएंगे भाई, उसको रोटेशन का अपोज करेंगे, इसलिए तो हम वहाँ बियरिंग में ग्रीस वगैरह लगा देते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो और आसानी से रोटेट कर सके। तो ये आपका फ्रिक्शनल टार्क, इसमें लोड टार्क भी इसके अपोजिट होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो आपको हम बता दें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये टार्क होता क्या है। बार बार हम टार्क का नाम ले रहे हैं, टार्क हम बता दें। टार्क एक प्रकार का बल है जो किसी ऑब्जेक्ट को उसके चारों ओर घुमा देता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका मार्कर है, हम फोर्स लगाए तो हम लीनियर मोशन इसमें हो रहा, तो ये जो हम फोर्स लगाए उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर फोर्स बोलेंगे। लेकिन जो फोर्स इसको चारों ओर घुमा देना वही फोर्स आपका बल आघूर्ण या टार्क कहलाता है। ठीक है, तो जो फोर्स इसको रोटेट करा रहा है, जैसे मैकेनिकल फोर्स तो मैकेनिकल टार्क हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क इसके अपोज कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क इसके अपोजिट हो गया, ये फ्रिक्शनल टार्क हो गया। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे TM इज इक्वल टू क्या होगा, TE प्लस TF होगा, क्योंकि TM जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क और फ्रिक्शनल टार्क दोनों को ओवरकम कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज, दोनों को क्या कर रहा है, वो फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो होगा इन दोनों पर क्या होगा, प्लस के इक्वल होगा। तो ये है आपका एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट में। अगर आपको बताना तो आप क्या बताएंगे, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख करके जब उस पर मैकेनिकल टार्क हम लगाते हैं तो वो जब फ्लक्स कॉइल से कटते हैं तो कॉइल में EMF क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। जब इसको लोड से कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट भी क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। ये हो गया। फिर आप बताएंगे कि इस पर जो मैकेनिकल टार्क है, जैसे ही इसमें रोटेशन आता है इस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क एक्टिव होता है जो मैकेनिकल टार्क के अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि लेंज लॉ के अनुसार हमेशा जो इफेक्ट होता है हमेशा कांच का अपोज करता है, इसलिए जिसके अपोजिट होता है, और फ्रिक्शनल टार्क भी इसके अपोजिट होता है। यहाँ पे इस फ्रिक्शनल टार्क को हम लगभग नेग्लिजिबल मान सकते हैं, बहुत कम होता है इसके कंपैरिजन में, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो TM होगा वो क्या होगा, TE के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि आपका जो क्या है, ये तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सिद्धांत क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जो कि हमने अलग से इसलिए बना दिया ताकि आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि रियल में ये सारी चीज़ें हैं क्या। कहीं आपको ऐसा मिलेगा नहीं, आप देख लीजिएगा। आप मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं इसलिए हमें वीडियोज़ रोकना पड़ता है। अगर आप सपोर्ट करें, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें ताकि इसके सब्सक्राइबर बढ़ें, व्यूअर बढ़ें, तो हम कंटिन्यू वीडियो लाएँगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हम यहाँ पे लिखें TM इज इक्वल टू TE प्लस TF, यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाइंग ओमेगा, यानी कि दोनों पक्षों पे ओमेगा का गुणा करने पर, हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, ओमेगा का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो ओमेगा TE प्लस ओमेगा TF। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई n TM 2 पाई n TE 2 पाई n TF। n क्या है, n है आपका रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड है। इसको रोटेशन पर मिनट में बदलेंगे तो कैपिटल n आ जाएगा, बस, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो 2 पाई n TM को हम बोलते हैं पावर का, ये फार्मूला आ जाता है PM इज इक्वल टू P प्लस PF। ठीक है, यहाँ पे n को n/60 से रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपका क्या है, रोटेशन पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में कितना चक्कर हो रहा है, और ये क्या है, रोटेशन पर मिनट है, 1 मिनट में कितना चक्कर हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक बात देखें कि हम क्यों 2 पाई n TM को हम पावर लिख दिए हैं। इसको हम पहले समझते हैं कि क्यों हमने ऐसा कर दिया है कि जो आपका 2 पाई n TM है इसको क्या कर दिया हमने, पावर को, क्यों हमने पावर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इसको एक ऐसे इक्वल हम समझते हैं, P इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपन W/T होता है। ठीक है, तो यहाँ हम पावर पर साइकिल हम देखें, पर साइकिल पर सेकेंड, पावर पर साइकिल पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि जब ये एक चक्कर घूम रहा है तो 1 सेकंड में कितना वर्क, कितना पावर जनरेट हो रहा है। ठीक है, कितना इस पर पावर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा, W/T, W बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन में चली गई दूरी,
तो फोर्स है। अब फोर्स के डायरेक्शन में चली गई दूरी क्या है 2πr है, और अपन ये टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट पर सेकंड की बात कर रहे हैं ना, तो t = 1 सेकेंड हो जाएगा, तो 1 का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2π को अलग कर दीजिए, f इंटू r को एक साथ कर दीजिए। तो फोर्स इंटू रेडियस को हम क्या कहते हैं टार्क कहते हैं, तो 2πt हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ये पावर जो अप्लाई हो रहा है शाफ्ट पे वो पावर पर साइकिल पर सेकंड है। अगर मान लीजिए कि n साइकिल पर सेकंड पे हम पावर देखें, एक साइकिल में इतना पावर बन रहा है, तो n साइकिल में कितना पावर अप्लाई होगा, n साइकिल में 2πnt पावर अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर बना 2πnt किस में n साइकिल में, तो n साइकिल पर सेकंड में अगर हम इसको पर मिनट में कन्वर्ट करें तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे n के जगह पे n/60 रख देंगे, बस हो गया पावर। ठीक है, क्यों हुआ ये मैं आपको बताया हूँ कि हम यहाँ पे 2πntm के जगह पे पावर को क्यों हमने इस्तेमाल किया है, इसलिए हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं। तो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट में ये आपका क्या है पावर, ये आपका टार्क फार्मूला है, ये आपका पावर फार्मूला है। अब हम इसका ईएमएफ फार्मूला देखेंगे। क्यों हम इसका ईएमएफ फार्मूला देखेंगे, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जब हम इसको समझते हैं एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट को, इसके साथ हम पावर फ्लो डायग्राम भी बनाते हैं। ठीक है, पावर फ्लो डायग्राम का मतलब आपने कितना पावर दिया, उसमें कितना पावर लॉस हुआ, आउटपुट पे कितना मिला, उसको जब एक चार्ट पे दिखाते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं पावर फ्लो डायग्राम। उसको अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे, अभी उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक आप समझिए कि कैसे हमने इसको लिखा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक हमने बताया जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फ्लक्स में रख करके उसको घुमाते हैं तो फ्लक्स कंडक्टर से करते हैं, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। जब हम इसको किसी लोड से कनेक्ट करते हैं तो इस ईएमएफ के कारण उसमें क्या होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। अब करंट, हाँ देखिए ये बात मैं आपको बताना भूल गया कि डायरेक्शन हमेशा हम ऐसे ही क्यों रिप्रेजेंट किए हैं, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। आपको डायरेक्शन, चूँकि ये करंट आया है बाहर से, ये दिए नहीं है, ये आया है, इंड्यूस्ड हुआ है। तो जब कोई चीज़ ऑटोमेटिक आती है, इंड्यूस्ड हो जाती है, मान लीजिए आपके घर कोई आया तो आप उसके बारे में पहले से कैसे जान जाएंगे, जब आपके घर कोई आ रहा है तो आप उससे पूछेंगे भाई उसका परिचय क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये करंट का डायरेक्शन होगा क्या, ये जानने की कोशिश किसने किया, फ्लेमिंग ने किया। तो उसने अपना एक राइट हैंड रूल दिया। क्या दिया, राइट हैंड रूल दिया। राइट हैंड रूल में उसने बताया कि आप अपने इन तीनों उंगलियों को, किन किन को, मिडिल फिंगर, फोर्थ फिंगर, थंब, इन तीनों उंगलियों को देखिए 1 2 3 4, ये फोर्थ फिंगर है, ये इधर से 2 उंगली, इधर से 2 उंगली, ये मिडिल फिंगर है, ये थंब है, अंगूठा। इसको एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस प्रकार रख दीजिए कि ये जो आपकी फोर्थ फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, थंब इस पर लगने वाले टार्क यानी कि बल के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। तो हमको ये जानना है क्या, ईएमएफ या करंट, तो ये करंट के डायरेक्शन को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दिया, इधर से आप उधर घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपने थंब को किधर रख दिया, टार्क के डायरेक्शन में रख दिया। तो देखिए करंट हमेशा नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, इसीलिए करंट का डायरेक्शन हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अगर इसको यस यहाँ बनाते या यहाँ बनाते तो उल्टा हम दिखाते, इसके पीछे रीजन था। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के इसके अकॉर्डिंग करंट हमेशा इस प्रकार से ही क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें हम देखेंगे ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, उसको हम देख लेंगे, फिर हम पावर फ्लो डायग्राम के पास चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया ये टार्क इक्वेशन बताया Tm = T + Tf, फिर आपको मैकेनिकल पावर इक्वेशन बताया Pm = P + Pf। अब हम इलेक्ट्रिकल पावर इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम तभी हम पावर फ्लो डायग्राम बना पाएंगे जब इन पावर्स के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, कि कितना जनरेट हो रहा है, उसमें से कितना लॉस हो रहा है, कितना आउटपुट पे मिल रहा, कैसे जानेंगे, यहीं पे हम जानेंगे। तो जो फ्लोइंग करंट है इसमें जो फ्लोइंग करंट का मतलब होता है बहने वाली धारा। कौन सी धारा, बहने वाली धारा।
तो जब हम बहने वाली धारा की बात करेंगे, फ्लोइंग करंट आई की जब हम बात करेंगे, तो मान लीजिए इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो ये किसके बराबर होगा? आई बराबर क्या होता है? वी अपान आर। तो यहाँ पे ईएमएफ ई जनरेट हो रहा है एज इक्विवेलेंट टू वी अ टोटल रेसिस्टेंस, यानी कि कॉइल का रेसिस्टेंस या लोड का रेसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे आरसी क्या है? आरसी है कॉइल रेसिस्टेंस, कॉइल रेसिस्टेंस, और आरएल क्या है? लोड रेसिस्टेंस। लोड में समझते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ये सब लोड हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ से हम ई देखेंगे तो ई इक्वल टू क्या मिलेगा? ई आर सी प्लस आई आर एल। तो चूंकि हमें ईएमएफ इक्वेशन तो बनाना नहीं है, तो वो क्या बनाना है? इलेक्ट्रिकल पावर इक्वेशन। तो पावर कब होगा? जब इनके साथ आई स्क्वायर हो, यहाँ भी स्क्वायर हो, यहाँ भी स्क्वायर हो, इसके साथ आई हो। तो आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग आई, मल्टीप्लाइंग आई, मतलब आई का दोनों ओर गुणा करने पर ई यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर आर सी, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एल। तो आपका जो ई इंटू आई होगा, यानी कि जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, टोटल ईएमएफ, वो क्या होगा? टोटल पावर जो इसमें इंड्यूस्ड होगा, टोटल पावर जिसमें जनरेट होगा, उसमें से कुछ पावर कॉइल रेसिस्टेंस में, यानी कि जो तार है उसमें कुछ ड्रॉप हो जाएगा, और कुछ पावर लोड के रेसिस्टेंस में, जो आपका लोड है उसमें ड्रॉप होगा। जो बचेगा वही पावर आउटपुट पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया ये, दूसरा पॉइंट हो गया ये, और ये आपका क्या हो गया? तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट के बारे में ही अभी बात कर रहे हैं। अब हम इसका चौथा पॉइंट देखेंगे, इसका चौथा पॉइंट क्या है। ठीक है, इसका चौथा पॉइंट अभी हम देखेंगे अच्छे तरीके से, इसका चौथा पॉइंट क्या है। ठीक है, विजिबल हो रहा होगा आपका टार्क इक्वेशन, मैकेनिकल पावर इक्वेशन, उधर इलेक्ट्रिकल इक्वेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जो आपका चौथा पॉइंट है हम उसको अभी स्टडी कर लेते हैं, तब हम चलते हैं पावर फ्लो डायग्राम के बारे में। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका जो चौथा पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए जो इसमें इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होता है ना, वही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क का कारण। ठीक है, तो जो इसमें आपका इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुआ है, कौन सा पावर? इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ पे तीसरा चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे क्या है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल पावर, क्या ध्यान दीजिएगा, इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिकल पावर है ना, जो उत्पन्न हुआ है, इंड्यूस्ड का मतलब जो उत्पन्न हुआ है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के इक्विवेलेंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि जो इसमें ई इंटू आई, जो इलेक्ट्रिकल पावर आया ना, वही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क को जनरेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क का मतलब क्या? कि वह टार्क जो मैकेनिकल टार्क का अपोज करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो हो गई तो उस पर टार्क अप्लाई होना है, तभी ना। मान लीजिए पंखा अंदर पूरा मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, पूरा मैग्नेट वगैरह हमने लगाया, जैसे इनमें मतलब तार लपेटा है, जैसे अप्लाई ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड बनी, करंट फ्लो हुआ, तभी तो टार्क आता है, घूमने लगता है पंखा। तो जब हम मतलब होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो जाता है, टार्क अप्लाई हो जाता है। तो पहले तो करंट नहीं था, लेकिन जब घुमाए इसको, करंट आ गया, इस पर एक टार्क भी अप्लाई होगा जिसके अपोजिट में फ्लो कर रहा है। तो जो इसमें इंड्यूस्ड पावर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। यानी कि जो यहाँ ई इंटू आई होता है ना, यही ओमेगा इंटू टी होता है। इस पर बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओमेगा की वैल्यू दे देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क की वैल्यू दे देगा, इसमें ई की वैल्यू दे देगा तो आई की वैल्यू पूछ देगा, कोई 3 दे देगा तो एक आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो ये बहुत ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर इसका हम प्रूफ देखें कि ये आया कहाँ से, तो हम देख सकते हैं, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। ठीक है, कैसे आप देख सकते हैं ये बात जानिए। ये जनरेटर है, जो इसमें इंड्यूस्ड हुआ ईएमएफ वो भी रोटेट कर रहा है, क्योंकि भाई कॉइल रोटेट कर रही है तो ईएमएफ भी रोटेट कर रहा है। तो जो ईएमएफ रोटेट करता है उसको डायनामिक ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनामिक ईएमएफ। और डायनामिक ईएमएफ का फार्मूला होता है BL V sin थीटा। ठीक है,
BLV sin थीटा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कंडक्टर और फ्लक्स के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, BLV हो जाएगा केवल, ध्यान समझिएगा। अब इसको हमें पावर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ भी I का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी I का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम V को क्या लिख सकते हैं, BLV, V बराबर होता है R इंटू ओमेगा। ये आप पढ़े होंगे, V का फार्मूला होता है R इंटू ओमेगा। V क्या है, वोल्टेज नहीं है, V वेलासिटी है, कंडक्टर का मूवमेंट है, तो इसके जगह पे R इंटू ओमेगा रख सकते हैं। तो यहाँ पे R इंटू ओमेगा हो गया। अब देखिए, अब इसको हम पावर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका B हो गया, L हो गया, I हो गया। तो जो आपका BIL है, ये क्या है, ये फोर्स है जो कंडक्टर पे क्या होता है, अप्लाई होता है। BIL क्या है, एक प्रकार का क्या है, फोर्स है जो कंडक्टर पे क्या होता है, अप्लाई होता है। तो ये फोर्स हो गया, इंटू R हो गया, इंटू ओमेगा हो गया। पहले एक बार देख लें विजिबल तो हो रहा है, नहीं तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे हम जा रहे हैं, विजिबल तो नहीं हो रहा, हम बगल में देख लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा, इसके ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे तो आपने क्या देखा, जो E इंटू आई है वो किसके इक्विवेलेंट हो रहा है, BLV इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं I को यहाँ करेंगे तो BIL हो जाएगा इंटू V। अब V इक्वल टू क्या होता है, R इंटू ओमेगा। तो यहाँ ये जो BIL है, ये फोर्स का फार्मूला होता है जो कंडक्टर पे क्या होता है, अप्लाई होता है, उस फोर्स का फार्मूला होता है BIL। ठीक है, तो यहाँ फोर्स हो गया। अब V इक्वल टू यहाँ पे R इंटू ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा हो गया। तो F इंटू R को ही तो टार्क कहते हैं, इसीलिए देखिए चूँकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क है, तो जो आपका E इंटू आई है, यानी कि जो आपने पावर इंड्यूस्ड हुआ, जो पावर यहाँ इसमें, वही पावर क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क में कन्वर्ट हो जाता है। उसी स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे लिखा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, उसको हमने नीचे प्रूफ कर दिया है। EMF, डायनामिक EMF का फार्मूला हमने लिखा, और फिर यहाँ से हमने इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया करंट का मल्टीप्लाई करके, और फिर इस I को उठा के L के साथ जोड़ दिया तो फोर्स बन गया ये। अब V इक्वल टू होता है वेलासिटी है V, तो R इंटू ओमेगा एंगुलर वेलासिटी में रिलेशन होता है। तो F इंटू R को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क कर दिया तो ओमेगा इंटू T हो गया। तो यहाँ तक, बस यहीं तक चीज़ें आपको समझनी थी। ये सारे पावर देखिए, टार्क इक्वेशन, मैकेनिकल पावर इक्वेशन, फिर आपका इलेक्ट्रिकल पावर इक्वेशन, और फिर आपका लास्ट पॉइंट लिखना था आपको, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। चाहे आप इसको वेरीफाई करें या ना करें, कोई बहुत बड़ा इशूज़ नहीं है। ठीक है, देखिए अब आपको हम बता दें कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि DC मोटर या DC जनरेटर क्या है। यहाँ तो हम जनरेटर के बारे में बताएं, तो क्वेश्चन होगा DC जनरेटर क्या है या इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या है, इसकी प्रारंभिक अवधारणा समझाइए। तो जनरेटर का पहले आप डिफिनीशन लिखेंगे, वो मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको इलेक्ट्रिकल जनरेटर कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, फिर आपका प्रारंभिक अवधारणा में आएंगे, फिगर बनाएंगे, फिगर में फैराडे का सिद्धांत लिखेंगे। जब किसी सिद्धांत लिखेंगे, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से कोई फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें EMF क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। फिर आप कार्य सिद्धांत लिखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स N से S की ओर जाती है। फिर यहाँ पे कंडक्टर लिया, फिर यहाँ लिखेंगे प्राइम मूवर की सहायता से जब कंडक्टर को रोटेट कराया तो फ्लक्स कंडक्टर से कट किया, यानी चेंज किया, तो इसमें EMF इंड्यूस्ड हो गया, जिसका डायरेक्शन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम जनरेट कर निकालते हैं, जिसका डायरेक्शन हम यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब फिर बताएंगे कि जो प्राइम मूवर के द्वारा मैकेनिकल टार्क का डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, लेकिन जब करंट इसमें फ्लो हुआ तो इस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क अप्लाई होगा बाय द लेंजला, तो इसलिए इस टार्क का डायरेक्शन और इसके मैकेनिकल टार्क के अपोजिट होगा। इतनी सारी बातें आपने लिख लिया। उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे, पहले टार्क इक्वेशन TM इज इक्वल टू TE प्लस TF लिखेंगे, फिर ओमेगा का मल्टीप्लाई करके पावर मैकेनिकल पावर इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसमें आप इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला लिख के E इज इक्वल टू I अपन RC प्लस RL करके इलेक्ट्रिकल पावर का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, अब फिर चौथा पॉइंट इतना लिखेंगे। हमने इन चारों पॉइंट बताया तो पूरा कंप्लीट हो गया ना दोस्त। आप इसमें चाहे कोई एक फार्मूला लिख दें तब भी आपकी काम चल जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशूज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जब हम अब पावर फ्लो डायग्राम बता देंगे तो ये पूरी टॉपिक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे पावर फ्लो डायग्राम ऑफ जनरेटर।
ठीक है। हम यहाँ पावर फ्लो डायग्राम देखेंगे जनरेटर का। जैसे हमने बताया कि कितना पावर दिया, उसमें से कितना पावर यूज हुआ, कितना पावर लास्ट हुआ और फाइनली कितना पावर हमको मिला। ठीक है, इसी को हम जब एक चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम पावर फ्लो डायग्राम कहते हैं। जनरेटर के केस में क्या है कि हमने इनपुट पावर क्या दिया, मैकेनिकल पावर दिया, ओमेगा इंटू टी एम। हमने क्या दिया, इनपुट पावर, मैकेनिकल पावर दिया, रोटेट कराया उसको। अब जो उसमें इनपुट पावर दिया, उस पावर में से कुछ हिस्सा आयरन और फ्रिक्शनल लॉस में क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जाहिर सी बात है कि भाई करंट जब बनेगा तो उसमें आयरन लॉसेस भी होंगे, जो एडी करंट हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं वो भी लॉसेस होगा। अब फिर फ्रिक्शनल लॉस भी होगा भाई, जब वो रोटेट कराएगा तो जो फ्रिक्शन होता है बियरिंग के बीचों बीच, उसके रोटेशन का अपोज करेगा। तो इतना पावर तो इनपुट में से यही क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। अब इसमें से जो पावर बचा वह इलेक्ट्रिकल पावर में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिकल पावर होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में क्या होगा, इक्वल होगा। हमने बताया था अभी पिछली बार में दोनों को दिखाया था, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं हमने बताया था। इसमें से पहले इतना लॉस होगा, जो बचेगा इलेक्ट्रिकल पावर वही इलेक्ट्रिकल पावर में जनरेट होगा, और जो इलेक्ट्रिकल पावर होगा उसी के इक्विवेलेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर भी जनरेट होगी, जो रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ से उत्पन्न हो गया, किसमें, कॉइल में, क्लियर है। अब इस इलेक्ट्रिकल पावर में कॉपर लॉसेस होंगे, कौन कौन से, कॉइल में भी कॉपर लॉस होंगे, लोड में जो वायर होगा वहाँ भी कॉपर लॉस होगा। यानी कि दोनों टोटल यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुआ उसमें से कुछ कॉपर लॉसेस में चले जाएंगे। अब कॉपर लॉसेस में चले गए, अब हम यहाँ पे कॉपर लॉस इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर में से। तो जो पावर बचेगा वही हमको आउटपुट पे, हमको लोड के क्रॉस मिलेगा, और वही पावर इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट होगा, उसको हम क्या करेंगे, V इंटू आई। इसको चाहें तो हम एक लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लाइन से भी हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको दिखाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला PM इज इक्वल टू P प्लस PF, ये हमको याद होना चाहिए। इनपुट पावर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है मिड में, फ्रिक्शनल पावर है पहले जो पावर लॉस हो रहा है, और जो बचा वही इलेक्ट्रिकल पावर है। ठीक है, इसको एक लाइन में भी अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कर सकते हैं। ये मैकेनिकल पावर है, अब यहाँ कुछ लॉस हुआ, क्या लॉस हुआ, आयरन प्लस फ्रिक्शन लॉस, आयरन प्लस फ्रिक्शनल लॉस हो गया। इसको चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या मिला हमको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर मिला। अब इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो हमको मिला उसमें से कॉपर लॉस हो गया। अब कौन सा लॉस हो गया, कॉपर लॉस हो गया। अब कॉपर लॉस के बाद हमको कौन सा पावर मिला, आउटपुट पावर मिला। क्या मिला, आउटपुट पावर, यानी कि P आउटपुट मिला। क्या मिला, V इंटू आई। इसको हम एक लाइन में भी ऐसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका पावर फ्लो डायग्राम के द्वारा हम बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, सारे पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसको एक लाइन में ऐसे भी क्या कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पावर फ्लो डायग्राम। तो दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो लेक्चर बहुत लॉन्ग होगा तो अपलोडिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर, उसके भी सारे क्वेश्चंस देखेंगे, पावर फ्लो डायग्राम देखेंगे। फिर लास्ट टॉपिक जो होगी वो होगी टार्क एंगल। ठीक है, तो इससे पहला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में हमने दिखाई दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है वही आपके इंड्यूस्ड पावर में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों इक्विवेलेंट है, उस पर पूछता है। फिर जो आपका EMF इंड्यूस्ड है उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क इस पर अप्लाई हो रहा है उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इससे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में आपको इसमें भी पूछ सकता है कि डायनेमिक EMF किस में उत्पन्न होता है। तो हमेशा जनरेटर में डायनेमिक EMF, जनरेटर और मोटर यानी कि DC मशीन में आपका डायनेमिक EMF क्या होता है, उत्पन्न होता है, क्योंकि रोटेट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम जब पढ़ाएंगे आपको इंड्यूस्ड EMF का जो वेव फॉर्म होता है वो कैसे होता है, जब उसको हम बताएंगे आपको तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।